स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। एक बच्ची जिसकी उम्र महज 16 दिन ही थी, जिसने शायद अब तक ठीक से अपनी आंखें भी नहीं खोली थीं, वो बच्ची अपनी मां की गोद में ही बैठे बैठे जिंदा जल जाती है। मगर ताज्जुब की बात है कि आज भी ये बात कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि आखिर वो आग लगी कैसे थी। वो आग जिसने देखते ही देखते 59 बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को जिंदा जलाकर मार दिया, उसकी कहानी आज भी अनसुनी, अनकही ही रह गई। जी हां, यहां हम बात कर रहे हैं 2002 में हुए गोधरा कांड की। वही गोधरा कांड जिसकी गवाही साबरमती एक्सप्रेस के जले हुए डिब्बे और इन डिब्बों में बंद 59 चीखें आज भी देती हैं। वही गोधरा कांड जिसमें हुई हिंसा ने मानवता को इस कदर शर्मसार किया कि मानव और दानव के बीच का भेद ही खत्म हो गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 22 साल बीत जाने के बाद भी ये कहानी और इस कहानी के किरदार आपस में उलझे दिखाई देते हैं, जो इस एक घटना को लेकर अपने अलग अलग वर्जन्स पेश करते हैं, जिन्हें देखकर यह समझ ही नहीं आता कि आखिर इनमें से सच कौन है और झूठ कौन। जहां कभी इसे मात्र एक एक्सीडेंट बताकर पल्ला झाड़ लिया जाता है, तो कभी इसके पीछे ISI का हाथ बताया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीते 22 सालों में इस घटना से जुड़े प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं हुई, बल्कि सरकार, पुलिस और मीडिया से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब इसमें इन्वॉल्व रहे। मगर फिर भी इस घटना से जुड़े धागे कुछ इस तरह से उलझे हुए हैं कि आज तक इस बात पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि आखिर 27 फरवरी 2022 की सुबह साबरमती एक्सप्रेस में हुआ क्या था। बल्कि कुछ उंगलियां तो इस ओर भी इशारा करती हैं कि हर ओर से हुई ये कोशिशें इस मामले को सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि इसे और भी ज्यादा उलझाने के लिए की गई थी, ताकि धागों की इस खींचातानी में गोधरा का असली गुनहगार साफ बच जाए। तो कौन है वो असली गुनहगार और क्या है साबरमती एक्सप्रेस की उस चिंगारी का असली सच? आइए आज के इस वीडियो में हम इसी गोधरा कांड की इस गुत्थी के धागे खोलते हैं। साबरमती एक्सप्रेस, द अननोन। दोस्तों, 1992 में अयोध्या के बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद से ही अयोध्या राम मंदिर का मामला तूल पकड़ चुका था। इसी कड़ी में फरवरी 2002 की सुबह अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद पूर्णाहुति महायज्ञ ऑर्गेनाइज कर रहा था, जो कि राम मंदिर निर्माण कार्यक्रम का हिस्सा था। इस महायज्ञ में शामिल होने के लिए देश भर से श्रद्धालु और खासतौर पर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कारसेवक अयोध्या आए हुए थे। यहां हम आपको बता दें कि कारसेवक उन वॉलंटियर्स को कहते हैं जो किसी धार्मिक कार्य के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। आसान भाषा में इन्हें आप रिलीजियस वॉलंटियर्स भी कह सकते हैं। बहरहाल 24 फरवरी 2002 को यह यज्ञ समाप्त होता है, जिसके बाद गुजरात से आए लगभग 2000 कारसेवक 25 फरवरी 2002 को फैजाबाद स्टेशन से साबरमती एक्सप्रेस में सवार होकर अहमदाबाद के लिए निकल जाते हैं, जहां इस ट्रेन को 27 फरवरी 2002 की सुबह अहमदाबाद पहुंच जाना चाहिए था। मगर यह ट्रेन अपने तय समय से तकरीबन 4 घंटा लेट चल रही थी, जिस वजह से यह 27 फरवरी की सुबह लगभग 7:40 पर गोधरा स्टेशन पहुंचती है, जहां लगभग 5 मिनट रुकने के बाद यह ट्रेन गोधरा स्टेशन को छोड़कर आगे बढ़ ही रही होती है कि इस ट्रेन को रोकने के लिए इसके अंदर से इमरजेंसी चेन पुल कर दी जाती है, जिसके बाद यह ट्रेन गोधरा स्टेशन के आउटर पर खड़ी हो जाती है। रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि गोधरा स्टेशन से निकलकर सिग्नल फालिया एरिया में जहां यह ट्रेन रुकती है, वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी नेबरहुड है, जहां मोस्टली घांची कम्युनिटी के गोधरा के स्ट्रीट वेंडर्स रहा करते हैं। जहां ट्रेन के यहां रुकते ही 1500 से 2000 लोगों की भीड़ इस ट्रेन को घेर लेती है और इस ट्रेन पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, जहां यह भीड़ खासतौर पर साबरमती एक्सप्रेस के S6 बोगी को अपना निशाना बनाती है। बताया जाता है अयोध्या महायज्ञ से लौट रहे ज्यादातर कारसेवक S5 और S6 बोगी में सवार थे, जो बाहर से हो रही पत्थरबाजी से बचने के लिए ट्रेन में बैठे यात्री अपने डिब्बे की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। अभी इस ट्रेन पर पत्थरबाजी का यह दौर शुरू ही हुआ था कि इसी बीच S6 की इसी बोगी में आग लग जाती है,
जिसके बाद ये आग आसपास के 4 कोचेस को भी अपनी चपेट में ले लेती है। इस घटना के तकरीबन आधे घंटे बाद 8:25 पर पुलिस और फायर ब्रिगेड यहां पहुंच पाती है, जो भारी मशक्कत के बाद ही ट्रेन के आसपास मौजूद भीड़ को किसी तरह हटाने में कामयाब हो पाती है। मगर तब तक नतीजा ये होता है कि साबरमती ट्रेन में लगी इस आग में 59 हिंदू श्रद्धालुओं और कार सेवकों की दर्दनाक मौत हो जाती है, जिनमें 27 महिलाएं और 10 बच्चे भी शामिल थे, जिन्होंने इससे पहले शायद कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। यही नहीं, इस हमले में 48 अन्य लोग जख्मी भी हो जाते हैं। इसी गोधरा कांड की एक सर्वाइवर 16 साल की गायत्री पांचाल बताती हैं कि जब पत्थरबाजी शुरू हुई और ट्रेन की खिड़कियों के कांच टूट गए तो किसी ने उन्हें खिड़की के रास्ते बाहर निकाल लिया, मगर गायत्री की बड़ी बहन और पिता ट्रेन में ही फंसे रह गए, जिसके बाद गायत्री ने उसी खिड़की से अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को जिंदा जलते हुए देखा। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस घटना के बाद मौके का निरीक्षण करने पहुंचे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन जस्टिस J.S. वर्मा बताते हैं कि ट्रेन के जले हुए डब्बों का वो मंजर देखकर भी डर लगता है, जहां मरने वालों का सामान और छोटे छोटे बच्चों की चप्पलें अभी भी अधजली हालत में मौजूद थीं। मगर ये तो वो तथ्य हैं जिन्हें लेकर कोई विवाद नहीं है। मगर इसके बाद की कहानी जब सामने आती है तो गोधरा कांड की ये गुत्थी और भी ज्यादा पेचीदा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि साबरमती ट्रेन में आग कैसे लगी या कैसे लगाई गई, इसे लेकर आज तक संदेह की स्थिति बनी हुई है, जिसे कभी सिर्फ एक एक्सीडेंट तो कभी एक प्री प्लान्ड एक्ट ऑफ आर्सन तो कभी पाकिस्तान के ISI की साजिश तक बताया गया। मगर ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसको लेकर तस्वीर कुछ धुंधली है। ऐसे में ये प्रश्न उठना लाजमी है कि आखिर क्यों सारी गवर्नमेंट मशीनरी, एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेटर्स की टीम मिलकर भी एक इंसिडेंट के पीछे का सच नहीं तलाश पाई। मगर उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि क्या इस सच को तलाशने की कोशिश हुई भी या नहीं। गोधरा, द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। दोस्तों, गोधरा में हुई इस घटना के ठीक बाद इसकी जांच के लिए गुजरात स्टेट गवर्नमेंट रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज GT नानावती और रिटायर्ड गुजरात हाई कोर्ट जज KG शाह के अंडर नानावती शाह कमीशन को फॉर्म कर दिया गया। मगर 2008 में KG शाह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रिटायर्ड गुजरात हाई कोर्ट जज अक्षय H मेहता के इंक्लूजन से इसे नानावती मेहता कमीशन कहा जाने लगा। यह कमीशन 2008 में फाइल की गई अपनी रिपोर्ट में यह बताती है कि साबरमती एक्सप्रेस में जो आगजनी हुई वो एक प्लान्ड कंस्पिरेसी थी, जिसका मकसद हिंदू श्रद्धालुओं और कार सेवकों को टारगेट करने का था। यही नहीं, नानावती कमीशन के सामने साबरमती एक्सप्रेस के ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर ने इस बात की भी पुष्टि की कि गोधरा स्टेशन को पार करते ही साबरमती एक्सप्रेस को रोकने के लिए बार बार चेन पुलिंग की गई, जिसका प्रमाण कैबिन के अंदर मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स से भी मिला। साथ ही तत्कालीन एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ गुजरात पुलिस J. मोहपात्रा के अनुसार ट्रेन के गोधरा पहुंचने के पहले ही मिस्क्रिएंट्स ने पेट्रोल से भीगे हुए कपड़े और मशाल तैयार रखे हुए थे। यही नहीं, ADG की ओर से ISI के स्लीपर सेल्स के इस साजिश में शामिल होने की आशंका भी जताई गई। ऐसे में यह माना गया कि साबरमती ट्रेन में जो आग लगी वो एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें जानबूझकर इस ट्रेन को आग लगाई गई। मगर अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा किया क्यों गया। तो मैं आपको बता दूं कि इसका भी कोई एक जवाब नहीं है, क्योंकि इस इंसिडेंट के ठीक बाद ही मीडिया रिपोर्ट्स में एक बात और भी निकल कर आई, जहां यह बताया गया कि जब साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन पर खड़ी थी तब प्लेटफॉर्म पर हिंदू कार सेवकों और मुस्लिम टी वेंडर्स के बीच विवाद या झड़प जैसी स्थिति भी खड़ी हुई थी, जिसके बाद हिंदू कार सेवकों ने प्लेटफॉर्म पर जय श्री राम और अयोध्या राम मंदिर वहीं बनेगा जैसे नारे भी लगाए थे। यही नहीं, ऐसी ही कुछ खबरें दाहोद और रतलाम स्टेशन पर भी आईं, जहां इन इंसिडेंट्स को ही बाद में गोधरा ट्रेन मैसेकर से जोड़ा गया। मगर नानावती कमीशन ने या तो इन इंसिडेंट्स को एक रूमर्स माना या फिर इनके और गोधरा कांड के बीच कोई कनेक्शन नहीं पाया। साथ ही एकदम से हुए विवाद की वजह से इतना बड़ा हत्याकांड हो जाना
और उसके लिए एकदम से इतनी भीड़ और फ्यूल जमा कर लेना नामुमकिन सा मालूम होता है। ऐसे में हमें इस घटना के पीछे की कहानी का जवाब मिलता है नानावती कमीशन से, जो अपनी रिपोर्ट में गुजरात पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से अग्री करती नजर आती है, जो ये बताती है कि साबरमती एक्सप्रेस पर इस हमले की तैयारी एक रात पहले ही शुरू हो गई थी, जहां इस रिपोर्ट के अनुसार ये सारी कंस्पिरेसी एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्टेबलाइज करने और टेरर क्रिएट करने के लिए थी। इस रिपोर्ट में गोधरा के क्लेरिक मौलवी हुसैन हाजी इब्राहिम उमर जी और एक डिसमिस्ड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ऑफिसर नानू मियां को इस हमले का मास्टरमाइंड माना गया। कमिटी के इस कंक्लूजन को एक दूसरे अक्यूज्ड जबीर बिन्यामीन बेहरा ने भी कस्टडी के दौरान दिए एक स्टेटमेंट में सपोर्ट किया, मगर आगे जाकर कोर्ट में जबीर अपने बयान से पलट गया। इसके अलावा इस कमेटी ने रज़ाक कुरकुर को भी एक की कंस्पिरेटर माना। कमीशन के अनुसार गोधरा कांड का प्लान गोधरा में ही रज़ाक कुरकुर के अमन गेस्ट हाउस में एक रात पहले बनाया गया था, जहां उस पर यह आरोप लगाया गया कि साबरमती स्टेशन के गोधरा पहुंचने के कुछ घंटे पहले 140 लीटर पेट्रोल लाकर रज़ाक कुरकुर के गेस्ट हाउस में ही स्टोर किया गया। यही नहीं, इस रिपोर्ट में सिग्नल फालिया एरिया में हजारों मुस्लिम्स की भीड़ द्वारा ट्रेन पर अटैक किए जाने की बात को भी स्टैब्लिश किया गया। मगर यह तो कहानी का बस एक भाग है, क्योंकि उस दिन गोधरा में आग कैसे लगी इसे लेकर आज भी एक विवाद की स्थिति बनी हुई है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि गोधरा कांड की जांच में जल्द ही एक नया मोड़ आने वाला था। असल में 2004 में हुए यूनियन इलेक्शंस में अटल बिहारी वाजपेयी लेड एनडीए गवर्नमेंट की हार हुई और उसकी जगह सत्ता में आई यूपीए, जिसके बाद 2004 में ही तत्कालीन रेल मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव द्वारा गोधरा इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक 1 मेंबर पैनल बैनर्जी कमीशन बना दिया गया, जहां 2006 में इस कमीशन द्वारा टेबल्ड रिपोर्ट के अनुसार गोधरा में जो भी हुआ वो महज एक एक्सीडेंट था, जिसमें किसी भी तरह की कंस्पिरेसी या प्री मेडिटेटेड एक्ट की बात को भी सिरे से नकार दिया गया। हालांकि बीजेपी और हिंदू आउटफिट्स ने इस रिपोर्ट को केंद्र में बैठी यूपीए की तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर देखा, जहां उनका कहना था कि इस इंसिडेंट में मुस्लिम्स के सीधे इन्वॉल्वमेंट की वजह से यूपीए गवर्नमेंट इस कमेटी की मदद से मामले को एक अलग रंग देने की कोशिश कर रही है। यही नहीं, बीजेपी का आरोप तो यह भी था कि बिहार स्टेट इलेक्शंस के ठीक पहले बैनर्जी रिपोर्ट को पेश करके यूपीए गवर्नमेंट मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलना चाहती है। मगर इसी बीच 2006 में ही गुजरात हाईकोर्ट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए इस पैनल को ही इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया। इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट का कहना था कि इस तरह कमेटी का फॉर्मेशन कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट और रेलवे एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट है। यही नहीं, कोर्ट का तर्क था कि जब गोधरा इंसिडेंट को इंक्वायर करने के लिए ऑलरेडी नानावती मेहता कमीशन काम कर रहा है, तो इसी के साथ साथ एक और कमीशन को फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। यही कारण है कि इस केस को लेकर आगे की सभी कोर्ट केस प्रोसीडिंग्स में नानावती कमीशन की रिपोर्ट को ही बेस माना गया। मगर इस सब के बीच कुछ और रिपोर्ट्स भी सामने आई, जहां एमिनेंट ज्यूरिस्ट से बनी एक इंडिपेंडेंट टीम कंसर्न्ड सिटीजन्स ट्राइब्यूनल, हिस्टोरियन एंस्ली थॉमस एम्ब्री और स्कॉलर मार्था नुसुबॉम इत्यादि ने भी गोधरा फायर इंसिडेंट को एक एक्सीडेंट ही बताया, जिसमें आईएसआई या किसी भी ग्रेटर कंस्पिरेसी को सिरे से नकारा गया। लेकिन इस प्रश्न को लेकर हर कोई चुप था कि आखिर एक रैंडम एक्सीडेंट से इतनी बड़ी आग कैसे फैल गई। मगर यह कहानी तो अभी और उलझने वाली थी, क्योंकि गुजरात फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी द्वारा फाइल की गई डिटेल्ड रिपोर्ट में यह कहा गया कि साबरमती ट्रेन के कोचेज में आग इनफ्लैमेबल लिक्विड के डाले जाने की वजह से ही लगी थी। लेकिन इसी रिपोर्ट में इस फैक्ट को भी स्टैब्लिश किया गया कि यह इनफ्लैमेबल लिक्विड ट्रेन के बाहर से नहीं बल्कि अंदर से डाला गया था। यानी कोचेज को आग लगाने की कोशिश ट्रेन के बाहर से नहीं बल्कि ट्रेन के अंदर से हुई थी। अपनी इस फाइंडिंग को एस्टैब्लिश करने के लिए इस रिपोर्ट में 2 पॉइंट्स दिए गए, जिसमें पहला था कि इस ट्रेन के विंडोज की ऊंचाई जमीन से तकरीबन 7 फीट थी। ऐसे में बाहर की ओर से विंडोज के जरिए भरा हुआ फ्यूल कैन या ऐसा कोई इनफ्लैमेबल लिक्विड डालना एक मुश्किल काम था, जिसे फेंकने की कोशिश में ज्यादातर फ्यूल तो ट्रेन के बाहर ही गिर जाता। वहीं दूसरा पॉइंट था कि यदि इनफ्लैमेबल फ्लूइड को ट्रेन के बाहर से फेंका जाता तो विंडोज के एक्सटर्नल साइड में विंडोज और उसके नीचे पूरी तरह से जली हुई होती,
मगर असल में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ट्रेन के बाहर विंडोज के नीचे मिनिमल स्कॉचिंग देखने को मिलती है। हालांकि इसी बीच अक्सर एक थियरी यह भी दी जाती है कि हो सकता है कि S6 के अंदर बैठे यात्रियों में से ही किसी के केरोसिन स्टोव से ही यह आग लगी हो। मगर इस थियरी को नकारने का काम भी यही फॉरेंसिक रिपोर्ट देती है, जहां इस रिपोर्ट में यह कंक्लूड किया गया कि साबरमती ट्रेन की फायर इंटेंसिटी को देखते हुए कम से कम 60 लीटर हाईली इन्फ्लेमेबल फ्लूइड की जरूरत पड़ी होगी, जिसे S6 के सीट नंबर 72 के पास से ही बोगी के अंदर ही उड़ेला गया होगा, जिसकी वजह से यह आग इतनी तेजी से फैली कि अंदर बैठे यात्रियों के बचने की गुंजाइश न के बराबर थी। यही कारण है कि नानावती कमीशन की रिपोर्ट में यह पाया गया कि हसन लाला ने कोच S6 और S7 को जोड़ने वाले वेस्टिब्यूल को खोलकर यहीं से पेट्रोल इस कोच में डाला गया था। मगर यात्रियों से खचाखच भरी ट्रेन में ऐसा कर पाना और करने के बाद बिना किसी नुकसान के ट्रेन से उतर जाना नामुमकिन सा मालूम होता है। यही नहीं, एक बड़ा सवाल तो यह भी है कि आखिर कैसे 1500 से 2000 लोगों की भीड़ ने साबरमती एक्सप्रेस का रास्ता रोककर प्री मेडिटेटेड तरीके से इतने बड़े कांड को अंजाम दिया, जबकि पुलिस और इंटेलिजेंस को इसकी कानो कान खबर तक नहीं हुई। यही कारण है कि आज तक नानावती कमीशन की फाइंडिंग्स पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि क्या इस कमीशन ने भी तत्कालीन गुजरात गवर्नमेंट और पुलिस रिपोर्ट की हां में हां मिलाने का ही काम किया। बहरहाल सालों तक चली इस इन्वेस्टिगेशन के बाद अब उम्मीद कोर्ट से ही थी कि शायद वही इस मामले को साफ करके दोषियों को सजा दे, मगर क्या ऐसा हो पाया? शायद नहीं। कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कल्प्रिट नॉट फाउंड। दोस्तों, गोधरा कांड होने के साथ ही पुलिस की ओर से गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो चुका था, जहां इस इंसिडेंट को लेकर फाइल की गई FIR में यह फैक्ट एस्टैब्लिश हुआ कि लगभग 1540 लोगों ने साबरमती एक्सप्रेस पर हमला किया था। यही नहीं, चार्जशीट के मुताबिक इस मॉब ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी जलती हुई ट्रेन में मदद पहुंचाने से रोका, जिस सिलसिले में 28 फरवरी 2002 51 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। यही नहीं, 17 मार्च 2002 को इस इंसिडेंट के चीफ सस्पेक्ट और लोकल टाउन काउंसिलर और कांग्रेस वर्कर हाजी बिलाल को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने गोधरा में गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह गोधरा म्यूनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट मोहम्मद हुसैन कलोटा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आने वाले सालों में इस केस से जुड़े 100 से ज्यादा दूसरे कंस्पिरेटर्स जैसे हुसैन सुलेमान मोहम्मद, फारूक भाना, याकूब पटालिया, अब्दुल रजाक और सिराज अब्दुल जमेशा की भी देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद इस मुद्दे पर जल्द से जल्द फैसले के लिए साबरमती सेंट्रल जेल में ही फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टैब्लिश हुई, जिसने मई 2009 में इस केस की सुनवाई शुरू कर दी। मगर जब फरवरी 2011 में ट्रायल कोर्ट का फैसला आया तो हर कोई चौंक गया, क्योंकि इस कोर्ट ने इस इंसिडेंट को एक प्लान्ड कंस्पिरेसी मानते हुए 31 लोगों को कन्विक्ट तो किया, मगर मौलवी सईद उमर जी, जिसे SIT प्राइम कंस्पिरेटर मान रही थी, के साथ साथ मोहम्मद अब्दुल रहीम कलोटा, नन्नू मियां चौधरी और मोहम्मद अंसारी सहित 62 दूसरे अक्यूज्ड को सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया। साथ ही कोर्ट द्वारा 31 में से 20 कॉन्विक्ट्स को लाइफ इंप्रिजनमेंट और 11 को डेथ पेनल्टी अवार्ड की गई। मगर आगे जाकर गुजरात हाईकोर्ट ने इन 11 कॉन्विक्ट्स की डेथ पेनल्टी को भी लाइफ इंप्रिजनमेंट में ही कम्यूट कर दिया। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि सालों साल चली इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बाद भी गोधरा कांड की असल कहानी और कहानी के असली खलनायकों का फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि सबूतों के अभाव में अब भी कोई सही तरीके से ये नहीं जान पाया है कि आखिर उस दिन गोधरा में हुआ क्या था। आखिर वो कौन था जिसने साबरमती में आग लगाई, क्यों लगाई और कैसे लगाई। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि गोधरा कांड की कहानी में हर किसी के सच का वर्जन अलग है, जिनमें से शायद कोई भी वर्जन पूरी तरह सच नहीं है। ऐसे में 2002 के इस काले अध्याय में क्या हुआ और क्यों हुआ, इसका सही जवाब शायद किसी के पास नहीं है। हां, मगर जो एक बात बिना किसी शक के कही जा सकती है वो ये है कि उस दिन आग में जो सबसे पहले जली वो मानवता थी। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।